नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 1 फरवरी का दिन और आज हमारा जो है बजट पेश कर दिया गया है केंद्रीय बजट 2022-23। तो इसी केंद्रीय बजट के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट बन सकते हैं आज के बजट से जुड़े हुए, उनको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज का यह वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जितनी भी इम्पॉर्टेंट परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बजट से होते हैं। तो आज के बजट की क्या क्या खास बातें रही हैं तथा उन खास बातों में से कौन कौन सी बातें जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो सकती हैं, केवल उन्हीं बातों को हम आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को इस वीडियो में मैंने सम्मिलित किया हुआ है, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आप देखिएगा, क्योंकि यह जो आज का वीडियो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ आप ये याद रखिए कि हमारी वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण, इन्हीं के द्वारा जो है आज का हमारा जो बजट है, बजट 2022-23, वह पेश कर दिया गया है। तो आप ध्यान दे दीजिएगा, हमारी वित्त मंत्री हैं वर्तमान में निर्मला सीतारमण। ये कुल खास बातें यहाँ पे, इसको कम से कम आप एक जगह लिख लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जो 2021-22 के लिए बजट पेश किया गया था वित्त मंत्री के द्वारा, उसमें बजट का अनुमान कितना था 2021-22 के लिए? तो 34.83 लाख करोड़ रुपए का अनुमान था बजट का। लेकिन इसमें संशोधित अनुमान अब क्या हो गया है, इसमें टोटल आ गया आप जो हो, यह बजट आपका बढ़ गया 37.70 लाख करोड़ रुपए। तो इसे भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। यानी कि जो हमारा पिछला बजट पेश किया गया था 2021-22 का, उसका अनुमान था कुल खर्च का कितना, 34.83 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया था। परंतु यह जो खर्च है आपका बढ़कर 37.70 तक पहुंच गया, यानी कि यह संशोधित अनुमान है 2021-22 का। तो ये दो बातें आप याद देखिएगा। वहीं 2022-23 में कुल अनुमानित व्यय कितना होने का लक्ष्य है, यानी कि 2022-23 का हमारा बजट कितना रखा गया है, तो 39.45 लाख रुपए। ये फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2022-23 के लिए जो कुल अनुमानित व्यय हमारा है वह है 39.45 लाख करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2022-23 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां कितनी रखी गई हैं, तो 22.84 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.9%, यानी कि जो बजट का अनुमान था, जो आपका 2021-22 का अनुमान था, जो कि हमारा राजकोषीय घाटा 6.8 रहेगा, परंतु यह रहा आपका 6.9। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। वहीं 2022-23 के लिए जो हमारा राजकोषीय घाटा है जीडीपी का 6.4% रहने का अनुमान है। तो ये बेसिक बातें हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2022-23 का हमारा कुल बजट कितना है, या 2021-22 का जो संशोधित अनुमान है वह कितना रहा। तो ये बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना रहने का अनुमान है? तो मैंने आपको अभी बताया, जीडीपी का 6.4% जो है हमारा राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। वित्त वर्ष 2021-22 में, मतलब जो आपका ये चालू वर्ष है आपका 21-22 का, और इसमें भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? तो चालू वर्ष आपका जो हो गया 21-22 का, इसमें भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 9.2% रहने का अनुमान है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं आपका जो वित्तीय वर्ष 2022-23 होगा, उसके लिए हमारी जीडीपी यानी कि हमारी आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है, तो 8 से लेके 8.5% तक। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, यानी कि 2022-23 में हमारी जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 8 से लेके 8.5% तक रहने का अनुमान है। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। इन दोनों क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप डिस्क्रिप्शन को इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस का एक अलग से डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा हुआ है। उस डिस्क्रिप्शन के माध्यम से और भी जो जो खास बातें रही हैं बजट की, उनको भी हम कवर कर लेंगे। तो बिल्कुल इत्मीनान के साथ आपको बैठकर इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। जितनी भी मेन बातें आपकी आज की बजट की रही हैं उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो ये पहले 2 प्रश्नों का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, वीडियो को पॉज करके इसको आप इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा एक बार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में कितने कारकों को सम्मिलित किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो टोटल 7 कारकों को जो है आपका
पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में सम्मिलित किया गया है। ये 7 कारक कौन कौन से, आइए इनको देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारक: सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक और अवसंरचना। ये 7 कारक हैं जो आपके पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देंगे, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा आपका जो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान है, इसके दायरे में आर्थिक बदलाव के सभी 7 कारक निर्बाध बहुपक्षी कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक के दायरे में आ जाएंगे। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है, उनमें इन 7 कारकों से जुड़ी परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क से जोड़ दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है बातें, ये आज के बजट में कही गई हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न आपके सामने है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कुल कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो टोटल 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनाने की घोषणा की गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2022-23 में आपका 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने के लिए पीपीपी मॉडल के प्रारूप के जरिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। टोटल 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा, ये ऐसी बात आज के बजट में कही गई है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में अगले 3 वर्षों में कुल कितनी वंदे भारत रेलगाड़ियों को चलाने की घोषणा की गई है? तो अगले 3 वर्षों में टोटल 400 नई वंदे भारत रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। रेल के बारे में जो भी घोषणाएं आज की गई हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सभी, यहाँ पे इसको एक बार आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना की आज बात कही गई है, किसके लिए? तो स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद के संकल्पना की बात कही गई है। इसके अलावा 2022-23 में देसी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2000 किलोमीटर को और जोड़ा जाएगा। अगले 3 वर्षों के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को भी विकसित किया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट रेल से जुड़े हैं जो आज के बजट में इनके बारे में बात की गई है। इनको आप वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने रोपवे परियोजनाओं की घोषणा की गई है? तो टोटल 8 रोपवे परियोजनाओं की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला को पीपीपी प्रारूप में लाया जाएगा। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये घोषणाएं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसके माध्यम से आप आज के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पीएम ई विद्या के एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को जो है कितने टीवी पर दिखाया जाएगा? तो टोटल 200 टीवी चैनलों पर जो है इसको दिखाया जाएगा। पीएम ई विद्या का जो एक टीवी एक चैनल कार्यक्रम है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, टोटल 200 चैनलों पर। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला है, वर्ष 2030 तक स्थापित सौर विद्युत ऊर्जा का कितना गीगावाट ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है? तो सौर विद्युत ऊर्जा का कितना? तो 280 गीगावाट जो है ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। तो इंपॉर्टेंट ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट बातें आज के इस बजट में कही गई हैं उनको यहाँ पे लिखा गया है। इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा, ये बातें आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हो सकती हैं, तो इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो यहाँ पे पढ़ूंगा नहीं क्योंकि ज़्यादा समय आपको नुकसान होगा। आप वीडियो को रोक के इत्मीनान से जो भी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं कम से कम उनको आप पढ़ लीजिएगा। आपसे एग्जाम में यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, केंद्रीय बजट 2022-23 में हर घर नल से जल योजना के तहत 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों को कवर करने के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो इस योजना के लिए जो है 60,000 करोड़ रुपए राशि का आवंटन किया गया है। यह योजना कौन सी है? तो हर घर नल से जल योजना। इसके लिए 2022-23 में 3.8 लाख करोड़ घरों को कवर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं हर घर नल से जल योजना के तहत 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है आज के बजट में। इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है, वित्त वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के चिन्हित पात्र शहरी एवं ग्रामीण दोनों के लिए कितने लाख घर बनाने की घोषणा की गई? तो 80 लाख जो है घर आपके बनाए जाएंगे ग्रामीण और शहरी दोनों पात्रों के लिए। किसके अंतर्गत? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। टोटल 80 लाख घर बनाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है आज के इस बजट में। तो इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए आवास का जो लक्ष्य है वो 2022 तक रखा गया है। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, हिंदी में इसको कहते हैं जीवंत ग्राम कार्यक्रम। इसका जो घोषणा है निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए की गई है? तो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की घोषणा उत्तरी सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए की गई है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। उत्तरी सीमावर्ती हमारे जितने भी गांव हैं जो विकसित नहीं हो पाए हैं अभी तक, उनके विकास के लिए जो है जीवंत ग्राम कार्यक्रम यानी कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत जो है उत्तरी सीमा पर स्थित गांव को कवर किया जाएगा। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि सीमावर्ती गांव जहां की जनसंख्या बहुत ही छिटपुट है, उनकी कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाएं भी बहुत सीमित है। विकास के लाभ से जो वंचित रह गए हैं ऐसे गांव को जो है ऐसे गांव का विकास किया जाएगा। और सबसे पहले जो है उत्तरी सीमा के ऐसे ही गांव का विकास किया जाएगा आपका वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत। यहाँ के क्रियाकलापों में गांव की बुनियादी सुविधाएं, आवास, पर्यटन केंद्रों के निर्माण, सड़क संपर्क, विकेंद्रित नवीनीकरण ऊर्जा की व्यवस्था, दूरदर्शन और शिक्षण चैनलों के लिए डायरेक्ट टू होम एक्सेस की व्यवस्था और आजीविका सृजन के लिए सहायता जैसे कार्य किए जाएंगे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट कार्य हैं जो आपके वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत किए जाएंगे तथा इसके तहत जो है जो हमारे उत्तरी सीमावर्ती गांव है उनका विकास किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे क्या दिया गया है, केंद्रीय बजट 2022-23 में डिजिटल रूपी की घोषणा की गई है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो डिजिटल रूपी का संबंध आपका है केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी से। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। डिजिटल रूपी का संबंध आपका केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी से है, जिसकी घोषणा 2022-23 के केंद्रीय बजट में की गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं केंद्रीय बजट एवं मतलब केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री हमारी जो हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने आज संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए डिजिटल रूपी लागू करने की घोषणा की है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022-23 से आरंभ किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी डिजिटल अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से बढ़ावा देगी। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यह केंद्रीय बैंक की यह डिजिटल करेंसी है, डीजी रूपी। अब इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे दिया गया केंद्रीय बजट 2021-22 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा कितने डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना की जाएगी? तो टोटल 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की मतलब डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना की जाएगी। किसके द्वारा? तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? 75 ही होगा। यहाँ पे इसका मैंने डिटेल अपलोड नहीं किया हुआ है, तो 75 आपका राइट आंसर यहाँ पे है। आप इसे देख लीजिएगा एक बार। और राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कितने मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्रों का एक नेटवर्क खोला जाएगा? तो टोटल 23 जो है मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्रों का नेटवर्क खोला जाएगा। किसके अंतर्गत? तो राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसकी घोषणा जो है आज के बजट में की गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बात को स्वीकारा कि महामारी ने सभी उम्र के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा की हैं। गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग और देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इसमें 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्रों का एक नेटवर्क शामिल किया जाएगा, जिसमें निमहंस नोडल केंद्र के रूप में जो कार्य करेगा। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो बेंगलुरु का है, इसके लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसकी घोषणा जो है आज के बजट में की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और घोषणा आज की गई है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, यानी कि आज के बजट में जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड आज एक और घोषणा की गई है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परितंत्र के लिए एक नए
खुले प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया जाएगा जिसका नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसमें व्यापक रूप से स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं के डिजिटल पंजीयन, विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान, संयुक्त फ्रेमवर्क शामिल होंगे और यह स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करेगा। इसका नाम है आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसकी घोषणा 2022-23 के बजट में आज की गई है। अगला इंपॉर्टेंट है, कृषि के क्षेत्र में क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, क्या क्या बातें रही खास, उनको देख लेते हैं। तो गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया गया। इंपॉर्टेंट बात है आज कही गई है। इसके अलावा देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, ये बात कही गई, यानी कि केमिकल मुक्त, रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई है। शुरू में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले जो किसान होंगे उनको जमीनों पर जो है रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती करने का जो ध्यान है वो दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नाबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्यम से जुड़े स्टार्टअप्स को वित्तीय मदद के लिए मिश्रित पूंजी कोष की सुविधा देगा। और इसके अलावा फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन की घोषणा की गई है आज के इस केंद्रीय बजट में। तो ये कृषि से जुड़े इंपॉर्टेंट बातें थी जो आज के बजट में कही गई, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके बाद एक खास पॉइंट आज का ये है जिसके साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होगा, केन बेतवा परियोजना। इस केन बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 1400 करोड़ परिव्यय किए जाएंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना से किसानों की 9.08 लाख हेक्टेयर जमीनों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। तो इस केन बेतवा परियोजना का जिक्र भी आज के इस बजट में किया गया है, तो इसके बारे में भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों यह बिल्कुल हमारा एकदम संक्षिप्त वीडियो था केंद्रीय बजट 2022-23 का। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट बन सकते थे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकते थे उनको आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।